हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, सिविल सर्विसेज के, चाहे लोअर ग्रेड के, चाहे आप टॉप मोस्ट एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। इस पे अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न इट वेरी प्रॉपरली, राइट। ऑल्दो मैं इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज है, सो आई एम रीमेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, ताकि आप क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ सके। So in this video I'll be sharing a very good trick with you, जिससे आप अगर एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज को याद कर लेंगे, आई प्रॉमिस यू कि आप लाइफ लॉन्ग फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भूल सकते। एंड ये ट्रिक आप और भी लिस्ट और भी चीजें याद करने में अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग योर इनोवेशन लेटर। ठीक है, सो फंडामेंटल ड्यूटीज को आज बहुत ध्यान से करेंगे, ताकि इसके बाद हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का झंझट रहे ना। राइट, लेट्स स्टार्ट विद लर्निंग फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं, क्योंकि इन डिटेल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। राइट, सबसे पहला फैक्ट दैट यू नीड टू नो अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज दैट इट इज नॉट आवर ओन इनोवेशन, वी हैव टेकन इट फ्रॉम एन आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? दैट इज यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत। आई होप आपने थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा। देयर यू माइट नो कि पहले रशिया से पहले सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था 92 से पहले। राइट, सो वहाँ से हमने ये आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अपनाया था। दिस इज नॉट इंडियाज ओन इनोवेशन। राइट, सो किसकी रिकमेंडेशन पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? एक स्वर्ण सिंह कमिटी थी, वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी विद रिगार्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। दिस कमिटी रिकमेंडेड दैट वी नीड टू हैव समथिंग लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज। हर सिटीजन को हमने राइट्स तो दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स वी हैव गिवन टू द सिटीजन्स, बट हमें उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी चाहिए। यही सिचुएशन को एसेस करके फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कराना, ये सजेस्ट स्वर्ण सिंह कमिटी द्वारा किया गया था। राइट नाउ, इस कमिटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, बट इनकी सारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की हैं। इनकी रिकमेंडेशंस में से 8 रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट की गई थी। इन्होंने तो ये भी कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज ना फॉलो करे उन्हें पेनल्टी दी जाए, तो वैसी हमारे ऊपर कोई अभी बाध्यता नहीं है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था इनकी रिकमेंडेशन। इन्होंने पेइंग टैक्सेस, वोटिंग, ऐसी चीज़ों को भी फंडामेंटल ड्यूटी बनाने के लिए कहा था, बट ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है इंडिया में। राइट, सो इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस नहीं भी एक्सेप्ट की थी। 8 रिकमेंडेशंस इनकी एक्सेप्ट की गई। 2 गवर्नमेंट ने अपनी खुद की तरफ से और एनालिसिस करके ड्यूटीज डाली। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली ऐड की गई थी। राइट, सो मतलब क्या है? ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके, या जिसे टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जस्ट मीन्स चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई चेंज करते हैं तो क्या कहते हैं उसे? अमेंडमेंट। ठीक है, अब अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं, सिंपल, स्पेशल एंड ऑल, वो कभी और डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में। बट टुडे अमेंडमेंट करके, यानी कि चेंज लाके, ये फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। राइट, सो किस नंबर ऑफ चेंज, किस अमेंडमेंट से, सीक्वेंस पूरा बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस का। सो जब 42nd चेंज, 42nd अमेंडमेंट लाई गई, दैट इज व्हेन दीज फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के साथ द fundamental duties were added to our constitution and a new part was added to the constitution. That part is part 4A. ठीक है, हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हम देखते हैं, पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, पार्ट 4 विच इज रिलेटेड टू डीपीएसपीज। राइट, ऐसे ही 4A अब ऐड किया गया था विद 42nd अमेंडमेंट, एंड दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, सो ये पार्ट 4A ऐड किया गया, और इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया था, जस्ट 1 आर्टिकल, दैट इज 51A। 51A आर्टिकल से फंडामेंटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ये 51A के सब सेक्शंस हैं, A, B, C, ऐसे करके J तक। राइट,
समझ आया आपको? ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई विद 42nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट? उससे पार्ट 4A ऐड किया गया, आर्टिकल 51A ऐड किया गया, जिसके 10 सबसेक्शंस बनाए गए, ए, स्मॉल ए से लेके जे तक, राइट? दिस इज व्हाट इज द स्टोरी. अब इन फंडामेंटल ड्यूटीज जो अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, इनमें खुद में एक चेंज फ्यूचर में लाया गया, एजुकेशन एक्ट को पास किया, जिसमें यह कहा गया कि नेशन की, पेरेंट्स की, सबकी ड्यूटी है कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई का राइट दिया जाए. वो कोई काम वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होंगे, रादर उनकी एजुकेशन इंश्योर होनी चाहिए. पार्ट टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में दे कैन हेल्प देयर पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट दे कैन डू, बट दे कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन. ठीक है? सो उसी वजह से ये फंडामेंटल ड्यूटी भी एक नई फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, या जिसे हम के सेक्शन में अब जानते हैं, के सेक्शन के साथ 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, राइट? दैट सेड कि हर पेरेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर गार्डियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड इंश्योर एजुकेशन ऑफ देयर वार्ड. इस बार 86th अमेंडमेंट के साथ 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है? ये वाली तो आपको हमेशा इसी तरीके से याद रखनी है. पहली 10 के लिए हम पूरा ट्रिक याद करेंगे, 11th हमेशा याद रखना. राइट टू एजुकेशन की वजह से वो ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट के साथ, विच डायरेक्ट्स द पेरेंट्स, द गार्डियंस टू इंश्योर एजुकेशन ऑफ देयर वार्ड्स या देयर चिल्ड्रन. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं. आप एक फॉरेनर को, एक टूरिस्ट को नहीं कह सकते कि भाई ड्यूटीज निभाओ. ठीक है? ये सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है. ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते इनको इंप्लीमेंट कराने के लिए. ठीक है? अनलेस देयर इज अ लॉ. अगर लॉ नहीं है सो सीधा डायरेक्टली ये कोर्ट में जस्टिशिएबल नहीं है, राइट? नाउ बट ये हो गया है कि बहुत सारे लॉज बन गए हैं विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क अस टू फॉलो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली. बट बहुत सारी जगहों पे, जैसे ये देखिए आरटीई की बात की, अगर कोई पेरेंट 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करता, लेट्स से वो उनको लेबर में एम्प्लॉय करते हैं, तो उस पेरेंट को जेल में डाला जा सकता है. उस पेरेंट के अगेंस्ट कोर्ट केस चलाया जा सकता है, राइट? दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ द लॉ, दैट इज आरटीई. क्योंकि लॉ बनाया गया था जिसमें कहा गया है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, बट एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिशिएबल. सीधा आप अगर लॉ नहीं है तो आप कोई कोर्ट केस नहीं डाल सकते. ठीक है? ओनली इफ पार्लियामेंट हैज पास्ड सम लॉ विद रिगार्ड टू एनी फंडामेंटल ड्यूटी देन दैट इज जस्टिशिएबल. जैसे हमारे पास फ्लैग कोड भी है, बहुत सारे ऐसे लॉज है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जाता है, हमारे झंडे को रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जाता है, नेशनल एंथम के टाइम आपको खड़े रहना है वो कहा जाता है. सो अगर नहीं फॉलो करते तो पनिशमेंट्स मिलती है. ठीक है? दैट इज पॉसिबल बिकॉज उसके रिगार्डिंग अलग से लॉज या रेगुलेशंस बन गए हैं. बट अगर कोई लॉ रेगुलेशन नहीं है विद रिगार्ड्स टू एनी फंडामेंटल ड्यूटी देन जस्टिशिएबल नहीं होगा. ये याद रखना, इस फैक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है? उसके बाद पूछा जाता है कि और किस किस कंट्रीज में फंडामेंटल ड्यूटीज है. तो यूएसएसआर से तो हमने लिया है, वहां तो ये आइडिया एग्जिस्ट करता है. बट और अगर आप मेजर कंट्रीज देखें जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज में जो बिग कंट्रीज है इनसे हमने बहुत सारे आइडियाज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब किए हैं, बट दे देमसेल्व्स डू नॉट हैव द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है? ये याद रखना है, दे डू नॉट हैव नो फंडामेंटल ड्यूटीज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है? एमसीक्यू में एक ऑप्शन बन सकता है, तो इसे याद रखें, राइट? लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखना है, इट इज रिगार्डिंग वर्मा कमिटी. ये सेकंड कमिटी है जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है. ठीक है? इस कमिटी ने क्या काम किया था, जो हम कह रहे हैं ऐसे वेरियस लॉज आइडेंटिफाई किए थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट कराते हैं थ्रू लीगल सैंक्शन. ठीक है? जैसे एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, रिवर लेक्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है? अब डायरेक्टली तो आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं करता अगर आप ये सब नहीं फॉलो करते, बट वी हैव अ नंबर ऑफ लॉज नाउ लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, Environment Protection Act,
ये सब लॉज के अंडर जरूर केस फाइल किया जा सकता है अगर आप वाइल्ड लाइफ को हार्म करते हैं, आप इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। ठीक है, सो इस कमिटी ने ऐसे ही लॉज आइडेंटिफाई किए थे जिससे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल सैंक्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, रिव्यू वगैरह के लिए रखी गई थी। ये दोनों नाम याद रखिए क्योंकि कई बार एमसीक्यू आ जाता है कि कौन कौन सी कमेटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, और 2 ऑप्शंस ये दे सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से इनको याद रखना है। अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाम जरूर याद होना चाहिए, देन इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दीज आर द बेसिक डिटेल्स, ये पता होनी चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। Now let's try to start learning the fundamental duties themselves. ठीक है, so 10 fundamental duties है जो हमें याद करने की कोशिश करनी है। 11th I have already told you, 86th amendment के साथ 2005 में ये ऐड हुई थी। It is related to education rights of the children. इसमें लिखा है parent और guardian provide opportunities for education for their child. ठीक है, जो 6 से 14 साल के बीच में है, ऐसे बच्चों की एजुकेशन इंश्योर करना पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ये हमेशा उस तरीके से याद रखनी है। अब बाकी 10 को याद करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो हमेशा याद रखना है जब हमें कोई लॉन्ग इंफॉर्मेशन, लॉन्ग लिस्ट याद करनी है, तो आपको एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड उस सेंटेंस का याद रखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कीवर्ड्स, जिससे उस पूरी सेंटेंस का आइडिया हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हेयर टू लर्न फंडामेंटल ड्यूटीज इज टू आइडेंटिफाई दोज कीवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं हर फंडामेंटल ड्यूटी का कीवर्ड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी यहां पे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, फर्स्ट हमें बस रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। किसकी रिस्पेक्ट करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे फ्लैग की, हमारे एंथम की। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हो गए। देन चेरिश फॉलो नोबल आइडियाज। नोबल आइडियाज, अच्छी सोच रखनी है, बुरी सोच नहीं रखनी है। और अच्छी सोच के बारे में हमें कहां से भी पता चलता है? विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत सारे अच्छे आइडियाज हमें कहां से पता चले? हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। इससे पहले तो आप देखिए हम बहुत ही प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे। सती जैसी प्रथा, चाइल्ड मैरिज जैसी प्रथा, कास्ट जैसी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे लोअर कास्ट लोगों को, सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को बाहर, विलेज से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उनका वेल डिफरेंट होता था, दे कैन नॉट कम टू द टेम्पल्स। ऐसी प्रथाओं को हम फॉलो करते थे। ये सब किसने खत्म किया? हमारी अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट जो हमारे में आई ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल। सो ऐसे ही नोबल आइडियाज को हमें पूरी अब मॉडर्न लाइफ में, करंट लाइफ में भी फॉलो करना है। आज भी ऐसे बहुत सारे इविल्स को हम फॉलो करते हैं। आज भी विमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आज भी कास्टिज्म डिफरेंट वेज में चल रही है। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि अभी भी हमारी ये हर किसी की ड्यूटी है कि नोबल आइडियाज को ही हम चेरिश करें, जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल से भी बहुत मिले हैं, दैट इंस्पायर्ड अवर फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो। ठीक है, थर्ड है टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कीवर्ड्स हो गए। टू डिफेंड द कंट्री, टू गिव नेशनल सर्विस। देश को जब हमारी जरूरत होगी हम सामने आएंगे लड़ने के लिए। प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल, ट्रांसेंडिंग। यू नो कि हमारी इंडिया में देखो कितनी डाइवर्सिटी है। रिलीजन हो गए, ड्रेसेस हो गए, हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। पंजाब खुद में अगर आप देखें, माझा, दोआबा, मलवया, इतने सारे वो है डायलेक्ट्स एंड डिफरेंसेस कि इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है। तो हम क्या करेंगे? लड़ते रहेंगे क्या डिफरेंसेस को देख के? नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे हम रिलीजियस बेसिस पे डिफरेंट हो, हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिफरेंट हो, हम दिखने में डिफरेंट हो, हमारे कपड़े डिफरेंट हो, हमारी फूड हैबिट्स डिफरेंट हो, कुछ भी हो, पर हमें एक साथ भाईचारे के साथ रहना है। ठीक है, सो इस चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है हमेशा। टू वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज। इंडिया जितनी हेरिटेज तो किसी के पास नहीं है। हजारों सालों की हमारे पास ओल्ड हेरिटेज है। स्टोन एज से लेके आज तक हमारे पास डाइवर्स वेरी ब्यूटीफुल हेरिटेज वी होल्ड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। सो उसको हमेशा प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ही खुद उनको
खराब करते रहेंगे, ये जो आप जाके फोर्ट्स पे लिख देते हैं राज लव सिमरन, वैसी चीजें अगर आप करेंगे तो हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट? वैसी चीजें नहीं करनी है। जैसे आप घर में गंद नहीं फैलाते हैं, आप अपने खुद के घर में कभी भी गंद नहीं फैलाते, सो बाहर भी जाके क्यों गंद फैलाना है? दैट इज ऑल्सो अवर होम, दैट इज वॉट दिस ड्यूटी टेल्स अस टू डू। ठीक है, रिच हेरिटेज को, कल्चर को हमें प्रिजर्व करना है, वैल्यू करना है उसको भी। ठीक है, उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीजों को प्रोटेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी है। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम वन पर्सन इटसेल्फ। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बहुत बातें तो कर रहे हैं, बट क्लाइमेट को एक्चुअली प्रोटेक्ट कौन कर सकता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड मी। अगर एक इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल सोचना शुरू करे, अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करे, पानी को बचाए, स्पेशली जब आप ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी की टैप्स चल रही होती हैं, पानी गिर रहा होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, right? So it starts with you and me. Every individual has to work for conservation of, for protection of environment if we want to see real change in the climate overall. ठीक है, एलिनोर ओस्ट्रोम बहुत इंपॉर्टेंट एक थिंकर भी हैं, नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने भी यही आइडिया दिया था। यू कैन यूज दैट इन योर आंसर्स ऑल्सो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इस पे पढ़िए, बहुत ही अच्छी थ्योरी है उनकी। यू कैन यूज इट इन योर एसेज, एथिक्स एंड all other environment answers, right? Next है developed scientific temper, humanism, spirit of inquiry। ठीक है, हमेशा दिमाग खोल के रखना है, जो कहा जाए उसको एक्सेप्ट नहीं करना, लॉजिकल थिंकिंग, आस्क रीजन, एनलाइटनमेंट पढ़ी होगी, आई होप यू हैव रेड समथिंग अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। पहले लोग मानते थे कि सीज में ट्रैवल करेंगे तो मर जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या सिन कंसिडर किया जाता था। पहले लोगों को लगता था कि अर्थ जो है फ्लैट है, अगर आप एंड तक जाएंगे ओशियन के तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ऑल दीज थ्योरीज यूज्ड टू बी बिलीव्ड। सन जो है अर्थ के अराउंड घूमता है, ऐसी थ्योरीज बिलीव करते थे। ठीक है, अगर कोई इनको क्वेश्चन भी करते थे तो उनको मार दिया जाता था। गैलीलियो वगैरह को बहुत सफर करना पड़ा टू गिव अस मॉडर्न वर्ल्ड टुडे, राइट? बट आज हम क्या करते हैं? रैशनल थिंकिंग, वी आस्क क्वेश्चंस। That is what is age of enlightenment, that is what is modern age। ठीक है, सो मॉडर्न एज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक टेम्पर, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अप्लाइंग योर माइंड टू एवरीथिंग दैट यू सी, एवरीथिंग दैट इज सेड इन फ्रंट ऑफ यू। सो वो हमें करना है, दैट इज ऑल्सो अवर फंडामेंटल ड्यूटी। नेहरू जी बहुत स्ट्रेस करते थे इस आइडिया पे ऑफ बिल्डिंग साइंटिफिक टेम्पर, हैविंग योर ओन माइंड टू थिंक, राइट? नेक्स्ट है ये टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है हमें, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना। बसेस हो गई, आपकी रोड्स हो गई, रेलवेज हो गए, बहुत गंद मचाते हैं हम, डोंट डू दैट, दैट इज नॉट इन आवर ड्यूटी। वायलेंस को प्रमोट नहीं करना है, वायलेंस को जितना कम करे उतना आपके लिए सही रहेगा। एंड फाइनली टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हर स्फीयर में एक्सीलेंस अचीव करे ताकि आप आगे बढ़े और आपकी कंट्री भी आगे बढ़े। ठीक है, सो दीज आर अवर कीवर्ड्स, लेट मी जस्ट क्लीन इट आउट फॉर यू। तो हम कीवर्ड्स लिख के देखते हैं जो अब हमें याद करने की कोशिश करनी है। पूरी फंडामेंटल ड्यूटी आप नहीं याद करेंगे, जस्ट कीवर्ड्स। फर्स्ट हमारे कीवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और एंथम की रिस्पेक्ट करना। सेकंड है नोबल आइडियाज को चेरिश करना। थर्ड है सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बढ़ाना। डिफेंड करना, नेशन के लिए सर्विस देने के लिए हमेशा तैयार रहना। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड। हार्मनी बना के रखना, भाईचारा बना के रखना, ब्रदरहुड, हार्मनी, राइट? देन हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। देखिए मुझे याद ही है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी ये मिलेगा दान इस इंफॉर्मेशन का। ठीक है, सो माई एम इज़ हेयर जस्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स फ्रॉम योर साइड। इफ़ यू फॉलो मी डेडिकेटेडली, आई प्रॉमिस यू, अगर आप मेरे साथ डेडिकेटेडली जुड़े रहते हैं अपनी प्रेपरेशन के इंटायर ड्यूरेशन के दौरान, यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स।
ठीक है, इसीलिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, ताकि आप हमेशा कनेक्ट में रहें। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने नोट्स शेयर करते रहते हैं, अपनी रिवीजन टेक्निक्स शेयर करते हैं, अपने शेड्यूल्स शेयर करते हैं। माई एम इज़ जस्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर यू। ठीक है, ये भी उसी में से एक कोशिश है। राइट, कहाँ तक पहुँचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। साइंटिफिक टेम्पर 9 है, जस्ट अ मिनट। प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, वायलेंस वगैरह नहीं करनी है। एंड 10 है एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा दिख रहा है, जस्ट थोड़ा एक्सीलेंस। राइट नाउ, इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करनी है, हमें पूरे पूरे सेंटेंस नहीं रटने हैं, वो हम कर भी नहीं सकते हैं। इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो हर एमसीक्यू सॉल्व होगा आपका। राइट, रेस्ट एश्योर्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स। सेकेंड स्टेप है, अब आपको काउंटिंग, ये जो है इसको एक राइम के साथ याद रखना होगा। अगर आप ये राइम याद करते हैं, इसके साथ आप कोई भी लिस्ट जो है याद करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे ना, तो वो याद रहेगी। ये मेमोराइजेशन की एक ट्रिक होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं, हम सॉन्ग्स यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू लर्न दिस काउंटिंग विद अ राइम नाउ। 1 sun, 2 shoe, 3 tree। आप देखिए राइम कर रहा है, इस वजह से आपको ये बहुत इजीली याद रहेगा। जस्ट इसको 3-4 बार अपने दिमाग में बोल के देखना है। आफ्टर आई कंप्लीट इट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू लर्न इट। इसमें कुछ आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। 4 बोर। बोर पता है क्या होता है? वो सान टाइप्स क्रिएचर सा होता है, एक खतरनाक थोड़ा सा होता है दिखने में। पिग टाइप्स आप समझ सकते हो, सुअर कह सकते हो, समथिंग लाइक दैट। जस्ट ट्राई टू इमेजिन एक ब्लैक डेंजरस क्रिएचर, आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है। 5 हाइव। हाइव पता है क्या होता है? झुंड। बी हाइव सुना होगा, मधुमक्खियों का झुंड। 5 हाइव। 6 फिक्स। 7 हेवन, जन्नत। जन्नत पहुंचाएंगे आपको इन ट्रिक्स के साथ अब। 8 गेट। 9 फाइन। 10 हैन। ठीक है, ये पूरी काउंटिंग आपको याद रखनी है। ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रिकॉल दिस। 3-4 बार अपने दिमाग में ये बोल के देखिए। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 बोर। इस तरीके से पूरी लिस्ट आपको ये याद हो जाएगी। पहले अगर ये याद हो गया, अब इससे रिलेट कर करके हम 10 की 10 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज याद करने की कोशिश करेंगे। राइट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रिवाइज, रिकॉल दिस counting in this rhyme at least 4 to 5 times, then proceed to the third step. Now, इस step में we will try to connect this counting with our fundamental duties. ठीक है, सबसे पहले first 1 is sun. Right, sun से आप क्या समझते हैं? Something that gives us light. ठीक है, that gives us guidance. ठीक है, सन ना हो तो हमें रास्ता नहीं दिखेगा। राइट, ऐसे ही अगर हमारे पॉलिटिकल लाइफ में हमें कौन रास्ता दिखाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा हमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलाना है? ठीक है, हमारा फ्लैग हमारे लिए आइडेंटिटी की तरह एक्ट करता है। हमारा एंथम भी हमें बताता है कि हमें जुड़ के रहना है। आप पूरा एंथम बोल के देखिए, वो कहेगा हर भाई बहन, हर इंडियन मेरा भाई बहन है। राइट, सिंध से लेके उत्कल तक एवरीथिंग इज इंडिया। राइट, वो भी हमें बहुत तरीके की गाइडेंस और सोच दे रहा है। राइट, तो कहने का क्या मतलब है? 1 इज इक्वल टू सन, सन इज इक्वल टू गाइडेंस और गिविंग अस लाइट, एंड लाइट हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और एंथम। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। 2 शू। ठीक है, नाउ इमेजिन यू आर वियरिंग अ शू। शू से आप किक कर रहे हो। व्हाट आर यू किकिंग आउट? बैड आइडियाज, बुरे थॉट्स। यू आर किकिंग आउट बैड थॉट्स। सिर्फ आपके पास क्या रह रहा है? नोबल आइडियल्स, अच्छी सोच। ठीक है, सो 2 शू, kick out bad thoughts, what remains is noble ideals. 2 शू, cherish noble thoughts, noble ideals, जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल से भी मिली, वैसे नोबल आइडियाज हमें दिमाग में रखने हैं। राइट, 3 ट्री। ठीक है, ट्री इमेजिन करो, एक बड़ा सा ट्री।
राइट इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फॉर गिव मी फॉर माई वेरी ग्रेट ड्राइंग बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, राइट इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। ये ट्री क्या हो गया, ये ट्री है हमारा इंडिया, ये ब्रांचेस क्या है, हम सारे इंडियंस, ठीक है, यू मी एवरीथिंग, ठीक है, यू आर हेयर, मी इज हियर, ठीक है, ये सब हम हैं, ठीक है। सो अब ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा सोवरन इंडिया, इंडिया के ऊपर कोई नहीं है, इंडिया सबसे ऊपर है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, इंडिया के लोग सबसे ऊपर है, ठीक है। और अब हम सबको क्या करना है, इस सोवरन नेशन में वी हैव टू मेंटेन यूनिटी, इस देश की इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ट्री को हम रिलेट कर सकते हैं एक सोवरन इंडिया से, जिसके बच्चे हम, ब्रांचेस हम सब हैं, और हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है अपने भारतवर्ष की, राइट। ट्री सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, राइट। 4 बोर, ठीक है, एज आई टोल्ड यू, बोर को इमेजिन कीजिए सांड के जैसा क्रिएचर, बहुत ही खतरनाक क्रिएचर। अब आप भी वो बोर बन जाएंगे, आप भी वो सांड बन जाएंगे अगर आपकी देश की तरफ कोई भी बुरी आंख उठा के देखेगा। दैट इज व्हाट हैपेंस, पाकिस्तान कभी आ जाए, चाइना कभी आ जाए, आप सब सांड ही बन जाते हैं, राइट। सो 4 बोर, कोई हमारी तरफ बुरी नजर उठाएगा, वी विल कम टू डिफेंड अवर कंट्री, वी विल कम फॉर द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, हम बोर बन जाएंगे। सो 4 बोर, बोर मीन्स यू आर अ डिफेंडर, डिफेंड, और नेशनल सर्विस, जब देश को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप एक सांड की तरह उस मुसीबत से लड़ेंगे जो देश फेस कर रहा है। कोविड के टाइम पे आप देखिए बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स थे जो आगे बढ़ के आए थे लोगों की मदद के लिए, नेशनल सर्विस के लिए, ठीक है। सो 4 बोर, बोर शोकेसेस, बोर सिग्निफाइज यू वर्किंग एज द डिफेंडर ऑफ द नेशन, यू वर्किंग फॉर नेशनल सर्विस। 4 बोर, डिफेंड, ठीक है। 5 हाइव इज झुंड, एक साथ रहना, एकजुट रहना, सो उसको क्या समझेंगे हम, हार्मनी, ब्रदरहुड, हमें हार्मनी के साथ रहना है, ब्रदरहुड के साथ रहना है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एक बार पॉज करके दोबारा सुनिए, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। 1 सन, लाइट, गाइडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम। 2 शू, kick out bad ideas, what remains, noble thoughts. 3 tree, sovereign tree, unity, integrity. 4 bore, defend, national service. 5 hive, harmony, brotherhood, right? ये 5 हो गए हैं, पॉज करके दोबारा सुनिए, you will definitely get them, right? Now 6 फिक्स हमेशा क्या रहेगी, हमारी हेरिटेज, वो तो कभी चेंज नहीं होगी, हेरिटेज इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, दैट डज नॉट चेंज, सो फिक्स इज अवर हेरिटेज। 6 फिक्स, हेरिटेज। देन 7 हेवन, जन्नत कब फील होती है आपको, स्पेशली व्हेन यू गो टू पहाड़ियां, हिमाचल, जब आप जाते हैं, कसौली, बारिश का मौसम हो, गरम गरम पकौड़े हो, चाय हो, और बादलों का घिरा आसमान हो, नथिंग इज बेटर देन दैट, ठीक है। सो हेवन हमें कब फील होता है, व्हेन वी आर इन द नेचर, when we are with the environment, when we see rivers, when we see lakes, when we see forests, ठीक है। सो 7 हेवन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस इन्वायरमेंट, रिवर्स हो, फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, ये सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। 7 हेवन इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इस तरीके से याद रखेंगे। 8 गेट मतलब दरवाजा, अब आपको दरवाजा खोलना है, कौन सा, अपने बंद दिमागों का, राइट, जो रूढ़ीवादी थॉट जो हम कहते हैं, ओल्ड कस्टम्स, बिलीफ सिस्टम से बंद हुआ पड़ा है, ब्लॉक हुआ पड़ा है, उसको खोलना है। ओपन माइंड, ओपन थिंकिंग के साथ, रैशनल थिंकिंग के साथ, नाउ यू हैव टू ऑपरेट योरसेल्फ, ठीक है। सो 8 गेट इज इक्वल टू रैशनल थिंकिंग विच इज साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। 9 फाइन, ठीक है, प्रॉपर्टी होना फाइन है, ब्लिस, हैप्पीनेस इज रिक्वायर्ड, सो इस तरीके से याद कर सकते हैं। 9 फाइन, प्रॉपर्टी, ठीक है, और वायलेंस भी नहीं करना, वायलेंस इज नॉट फाइन काइंड ऑफ, राइट। देन 10 हेन क्या देती है, गोल्डन अंडे,
आपके पास गोल्डन अंडे कब आएंगे? जब आप एक्सीलेंस अचीव करेंगे अपनी फील्ड में. व्हेन यू विल अचीव एक्सीलेंस इन योर फील्ड, यू विल क्रिएट सक्सेस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कंट्री एज वेल. सो 10 hen इज इक्वल टू गोल्डन एग्स. गोल्डन एग्स मतलब एक्सीलेंस. सो लास्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, राइट. सो इस तरीके से आप सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी यूनिक मेमोराइजेशन ट्रिक. आप इन्हीं के साथ और लिस्ट भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं इनोवेटिव वे में. सन को आप किसी और तरीके से भी देख सकते हैं एंड उस तरीके से वो लिस्ट याद करने की कोशिश कीजिए, राइट. आई होप दैट दिस हेल्प्स. प्लीज कमेंट इफ यू फाइंड एनी इशू, या आपको कोई फर्दर क्वेरी हो, या आप सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप चाहते हैं. कनेक्ट विद मी थ्रू दिस नंबर. आप हरियाणा के लिए तैयार कर रहे हैं, पंजाब के लिए या यूपीएससी के लिए. आई हैव एक्सपीरियंस इन सिविल सर्विसेज फॉर लॉन्ग एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू. कनेक्ट विद मी. फोन पे बात करना इजी होता है. जस्ट मैसेज, यू विल गेट अ रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, दैट इज फॉर श्योर. जस्ट बी पेशेंट, यू विल श्योरली गेट अ रिप्लाई. बाकी आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो, दिस इज द नंबर दैट यू कैन कनेक्ट विद अस, राइट. दैट इज ऑल फॉर टुडे. हरियाणा के लिए अगर आपको कोर्सेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. HCS फेब में जो हो रहा है उसके लिए हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं. पंजाब जिसकी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है बट उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किए हुए हैं. अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए या इस नंबर पर मैसेज कीजिए फॉर ऑल द डिटेल्स. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.